क्लास 12th का जो होम साइंस है, जिसमें 10वां चैप्टर है आहार आयोजन। ठीक, और आहार आयोजन के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, यहाँ पे है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। जब हम आहार आयोजन बनाएंगे उसमें कुछ न कुछ समस्या आ जाएंगी, है ना, और समस्या आएंगे तो वह प्रभाव डालता है आहार आयोजन बनाते समय, है ना। तो आहार आयोजन को जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं, इसको 1 से लेकर यहाँ तक, यहाँ 6 तक लिखे हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या है कि परिवार के सदस्यों की संख्या, है ना। परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या होगा, यदि हम आहार आयोजन बनाते हैं, है ना। अगर परिवार में मान लो 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्ति के लिए आहार आयोजन बनाए, और किसी परिवार में 4 से अधिक, मान लो 7-8 परिवार है, परिवार में जो है सदस्य हैं, तो 7-8 जो है सदस्य रहेगा और जिसमें 4 रहेगा, उस दोनों में अंतर होगा, है ना। क्योंकि यदि हम कुछ भी आहार को अगर बांटने की कोशिश करेंगे, है ना, तो जिसमें कम रहेगा वहाँ ज़्यादा हिस्सा होगा, है ना। थोड़े पौष्टिक तत्व जो होगा ज़्यादा हो क्या। तो समस्या सबसे पहले क्या है कि परिवार के सदस्यों की संख्या, है ना। अब यहाँ देखिए, आहार आयोजन करते समय परिवार की सदस्यों की संख्या के अनुसार भोज्य पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाना चाहिए, है ना। क्योंकि देना तो परिवार के सदस्यों को सबको बराबर है ना। तो आहार आयोजन करते समय जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, है ना। क्योंकि पौष्टिक आहार सबको मिलना चाहिए। अब ऐसे तो नहीं है कि 2 व्यक्ति को दे दे, 2 व्यक्ति को छोड़ दे, है ना। तो परिवार के सदस्यों की संख्या यह सबसे पहले कारक है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा है आयु, है ना। आयु के अनुसार, है ना, जितना एज रहेगा, एज के अनुसार ही जो है भोजन करने की इच्छा होता है, उतना भोजन की ज़रूरत होता है। ठीक, किसी समय में बहुत खेल धूप करते हैं, किसी समय में उतना खेल धूप नहीं, एक जिम्मेवारी लेके चलते हैं, तो किसी समय में क्या होता है सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यानी आयु के अनुसार जो है भोजन की पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है ना। अब जिस समय में कार्य करते हैं, कोई मजदूर है, वो युवा अवस्था में अगर वह काम करता है तो उसके लिए अधिक से अधिक जो है ऊर्जा चाहिए। कोई बूढ़े हैं तो उसको लिए थोड़ा कम ही ऊर्जा चाहिए। कोई बच्चे हैं ज़्यादा जो है खेलते कूदते हैं, उसको भी ज़्यादा चाहिए। यानी कि आयु के अनुसार सबको जो है आहार आयोजन करते समय आयु के अनुसार जो पौष्टिक तत्व है, भोज्य पदार्थ है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, परिवार में भिन्न भिन्न आयु के व्यक्ति रहते हैं और प्रत्येक अवस्था के व्यक्ति को पोषण संबंधी भिन्न भिन्न होता है। परिवार में एक ही आयु के जो है लोग नहीं रहते हैं, है ना, सब अलग अलग आयु के लोग रहते हैं और सभी को भोजन संबंधी जो आवश्यकता है वह भिन्न भिन्न होता है, यानी वह भी अलग अलग होगा। ठीक, अब तीसरा देखिए, लिंग के अनुसार है ना। पुरुष और स्त्री दोनों के लिए भी अलग अलग पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है। अब पुरुष को कितना चाहिए, है ना, स्त्री को कितना पौष्टिक तत्व चाहिए, ये उसके अनुसार ही आहार आयोजन करना चाहिए। देखिए, स्त्री तथा पुरुष की पोषण आवश्यकता में अंतर होती है। जो पोषण आवश्यकता है उसमें अंतर होता है। एक मजदूर स्त्री की कैलोरी मांग 3200 तथा पुरुष की 3900 होती है।
एक मजदूर स्त्री है, उसके लिए 3200 कैलोरी चाहिए, और वही पुरुष है तो 3900 कैलोरी चाहिए, है ना। तो लिंग के अनुसार भी आहार आयोजन करना चाहिए। अब देखिए चौथा क्या है, शारीरिक आकार, है ना। शरीर के आकार के अनुसार ही जो है भोज्य पदार्थ को आहार आयोजन करना चाहिए। अब कोई जो है थोड़े देखिए, जैसे कि इसके अनुसार पोषण मांग भिन्न भिन्न होती है, शरीर के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होता है ना, वो अलग अलग होता है भोज्य पदार्थ की आवश्यकता। लंबे चौड़े व्यक्ति को दुबले पतले व्यक्ति के अधिक पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है ना। किसी को अधिक पौष्टिक तत्व की आवश्यकता है, किसी को कम है, ठीक। पांचवा ये है रुचि, यानी कि सभी जो भी परिवार के सदस्य है उसको एक ही जैसे भोजन करना अच्छा नहीं लगता है ना। सबको अपना अपना अलग अलग भोजन का जो है आवश्यकता होता है। किसी को किसी में रुचि है, किसी को किसी में रुचि है, अलग अलग भोज्य पदार्थ। परिवार में सभी सदस्यों की रुचियां भिन्न भिन्न होती हैं। सभी सदस्य के जो रुचि है ना, तो वह भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। आहार आयोजन करते समय परिवार की सदस्यों के रुचियों का भी ध्यान देना चाहिए। जब आहार आयोजन किया जाता है तो उस समय जो सदस्य है वह सदस्य के रुचि के अनुसार भोजन का जो है आहार आयोजन करना चाहिए, किसको किस में रुचि लगता है। और लास्ट में छठा है धर्म, है ना। आहार आयोजन करते हैं तो उस समय धर्म का भी ध्यान देना आवश्यक है। अगर कोई वैष्णव है तो वो कितनों अगर पौष्टिक तत्व चाहिए तो वो मांस का सेवन नहीं कर सकते। क्या कोई मांसाहारी है ना, तो उसके लिए अलग चाहिए। तो धर्म का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, ठीक। तो यह थे आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले घटक, है ना, कारक। देखिए अब जो है आहार आयोजन के लाभ के बारे में जाने, है ना। आहार आयोजन से जो लाभ होता है उसके बारे में जानेंगे कि क्या लाभ होता है, ठीक। आहार आयोजन से क्या लाभ है, तो 1 से लेकर 7 तक लिखे हैं और इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि आहार आयोजन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचियों का ध्यान रखा जाता है, जिससे वह रुचिपूर्वक ग्रहण कर सके। आहार आयोजन द्वारा क्या किया जाता है कि जो परिवार के सदस्य हैं वह सदस्य के रुचि के अनुसार भोज्य पदार्थ जो है रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। भोज्य पदार्थ में किसका रुचि है उसका ध्यान रखा जाता है, जिससे जो सदस्य है वह रुचि पूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। अपनी इच्छा अनुसार भोजन बने तो वह अपना इच्छा अनुसार खाते भी, है ना। अगर कोई भोजन तो भोजन ही है, लेकिन यदि मन हो कि नहीं खाना है तो थोड़ा खाने में दिक्कतें होती है, ठीक। तो आहार आयोजन में सभी परिवार के सदस्यों का जो है रुचि का ध्यान रखा जाता है, ठीक। दूसरा देखिए, आहार आयोजन द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार तथा संस्था के अनुरूप आहार दिया जाता है, इससे उचित पोषण संभव है। आहार आयोजन द्वारा क्या होता है कि कोई व्यक्ति है या परिवार है या संस्था है, उसके अनुसार भोज्य पदार्थ दिया जाएगा, है ना। जिससे क्या होगा कि उसमें पोषण की जो है संभावना रहती है ना। पोषण की संभावना बनी रहती है। आहार आयोजन के अनुसार भोज्य पदार्थ दिया जाता है।
ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा है आहार आयोजन द्वारा धन का सदुपयोग किया जाता है और निम्न वर्ग में आहार आयोजन सस्ते होते हैं। आहार आयोजन से क्या होगा, धन का सदुपयोग होगा, यानी धन का कोई भी दुरुपयोग नहीं होगा। जो निम्न वर्ग के हैं, है ना, उसके आहार आयोजन में सस्ते भोज्य पदार्थ, है ना, तो ये होते हैं। तो धन का क्या होगा, सदुपयोग होगा आहार आयोजन में। चौथा क्या है, आहार आयोजन द्वारा समय का सदुपयोग किया जाता है। पूरे दिन के किए जाने वाले भोजन समय को लेकर सोचना नहीं पड़ता है। आहार आयोजन के द्वारा भोजन का जो है, भोजन का नहीं, समय का जो है सदुपयोग किया जाता है, धन का भी और समय का भी, दोनों का भी, है ना। तो समय का जो उपयोग होगा सदुपयोग होगा, और पूरे दिन जो भोजन करेंगे उसको समय को लेकर सोचना नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि आहार आयोजन में यह बन गया है कि किस समय भोजन करना है ना। तो यह जो है चौथा था। अब जो है पांचवा देखिए, हाँ, पांचवा, आहार आयोजन करने से तीनों आहार, ठीक, संतुलित, तीनों आहार संतुलित व्यवस्थित किए जा सकते हैं। कभी अधिक या कभी कम खा लेते, यानी जो संतुलित आहार है ना, कभी ऐसे होते हैं कि कभी अधिक ही खा लिए, है ना, कभी कम ही खा लिए, कभी अपने इच्छा अनुसार खाए। तो आहार आयोजन में इस प्रकार से नहीं होता है ना। जब भी भोजन करेंगे तो आहार आयोजन के अनुसार करेंगे, ठीक है, जितना आवश्यकता है उतना करें। तो ये पांचवा हुआ। छठा, आहार आयोजन द्वारा कार्य सरलीकरण किया जा सकता है ना, कार्य को जो है सरल किया जा सकता है, आसान किया जा सकता है ना। एक, शक्ति की बचत तथा समय कम लगेगा, शक्ति का भी बचत होगा और समय भी क्या होगा, कम लगेगा, ठीक। लास्ट में सातवां क्या है, आहार आयोजन का विभिन्न रोगों में महत्व है। आहार आयोजन नहीं हो तो रोगी बढ़ते हैं। आहार आयोजन जो है वह विभिन्न रोग में भी बहुत महत्व स्थान रखता है। अगर आहार आयोजन नहीं होता है तो रोग क्या होता है, अधिक से अधिक हो जाता है ना, क्योंकि कम ज़्यादा शरीर में जो भी पौष्टिक तत्व है उसको कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए। तो यह थे आहार आयोजन से लाभ, ठीक।